श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किस्से क्रांतिकारियों के में आज बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मैं हूं आपका दोस्त पवन। आज है 23 जनवरी, नेताजी की जयंती। इस मौके पर आपको उनके जीवन के विभिन्न घटनाक्रमों, उनकी मृत्यु से जुड़े रहस्यों और अन्य तमाम ऐसे ही विषयों पर बहुत कुछ पढ़ने, सुनने, देखने को मिल जाएगा। उनकी मूर्तियों और तस्वीरों पर माल्यार्पण भी होगा। उनके भव्य व्यक्तित्व के पीछे खुद के गुनाहों को छिपाने की और उन्हें ईश्वरत्व का दर्जा देकर उनके विचारों को पीछे धकेलने की कोशिशें भी होंगी। लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे किसी इतिहास के नायक को याद करने का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए उसके विचारों को जानना और उससे मिली सीखों को अपने जीवन में, व्यवहार में और समाज परिवर्तन के क्रम में अपनी गतिविधियों में उतारना। पराक्रम दिवस मना रहे लोगों से हमारा सवाल है कि क्या वो भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? बात अगर त्याग, बलिदान और देश प्रेम की भावना की कसौटी पर की जाए तो सुभाष चंद्र बोस अग्रिम पंक्ति में खड़े क्रांतिकारियों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि उनके राजनीतिक विचारों की प्रखरता और उनकी रणनीतिक पहलकदमियों को कुछ सामाजिक संगठन और लोग अभी भी सर्वोच्च आदर्श के रूप में नहीं देख पाते। और इतिहास तो इस बात का गवाह है ही कि एक समय समस्त गांधीवादी नेता स्वयं गांधी जी और उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया था। कुख्यात पंत प्रस्ताव लाकर आजादी आंदोलन के तत्कालीन संयुक्त मंच से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और अपनी जान जोखिम में डालकर देश से बाहर जाकर ब्रिटिश विरोधी वैश्विक ताकतों से मदद लेने पर मजबूर होना पड़ा। जापान जाकर उन्होंने रासबिहारी बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली। उनकी योजना थी कि जब अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में फासीवादी ताकतों से लड़ रहे हों तो बाहर से हमला करके देश को आजाद करवाया जा सकता है। इस रणनीति के पीछे उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के दुश्मन एडोल्फ हिटलर और जापानी सरकार से हाथ मिलाया। इस पर उन्हें गद्दार, देशद्रोही और जापानी साम्राज्यवाद का दलाल आदि कहा गया। हालांकि काफी बाद में देश आजाद होने के बाद लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहीद आजम भगत सिंह के शब्दों में समझौते की आजादी के रास्ते देश आगे बढ़ चुका था। वर्तमान में जो नेता उन्हें अपना आदर्श बता रहे हैं, उनके नाम पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। इनके राजनीतिक पूर्वजों ने क्या किया? उन्होंने नेताजी ही नहीं, समूचे आजादी आंदोलन के साथ विश्वासघात किया। कारण उन्हें पता था कि अंग्रेजों के रहते ही हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस या क्रांतिकारियों के नेतृत्व में क्या ये सब संभव था? स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कुमिल्ला में अपने भाषण में कहा था कि चूंकि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग की गूंज सुनाई पड़ती है। ये सब निकम्मे दिमागों की उपज है। एक अन्य जगह उन्होंने कहा था कि देश से सांप्रदायिकता के कैंसर का सफाया होना मौजूदा समय में नामुमकिन लग सकता है, लेकिन ये काफी आसान हो जाएगा यदि एक बार पूरे देश की मानसिकता को क्रांतिकारी चेतना में ढाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान का हित एक दूसरे से भिन्न है, इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। 12 मई 1940 को झाड़ग्राम की एक सभा में नेताजी ने कहा था कि हाथ में त्रिशूल लेकर सन्यासी सन्यासिनों को हिंदू महासभा ने वोट मांगने भेजा है। त्रिशूल और भगवा देखने मात्र से हिंदू सिर झुका लेते हैं। धर्म का सहारा लेकर उसे कलुषित करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति के मैदान में कदम रखा है। इसकी निंदा करना हर हिंदू का फर्ज है। आगे उन्होंने कहा कि इन गद्दारों को आप राष्ट्रीय जीवन से निष्कासित कर दें, इनकी बातों पर ध्यान न दें। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही हिंदू महासभा बाद में नाम बदलकर जनसंघ बनी और इसी से बाद में भाजपा बनी। और आज भी मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति के बल पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। जरा सोचिए, आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो क्या ये सब संभव था? 1939 को बंबई में फॉरवर्ड ब्लॉक के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था
धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। धर्म व्यक्ति का बिल्कुल निजी मामला होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने पसंदीदा धर्म को मानने की पूरी आजादी रहेगी, लेकिन धर्म या अतीन्द्रिय विषयों द्वारा राजनीति का संचालन नहीं होना चाहिए। इसका संचालन सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक समझ के जरिए होना चाहिए। तो आज उनकी जयंती के मौके पर उनके जीवन संघर्षों से सीख लेते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर नेताजी स्वयं देते हैं। उन्होंने कहा था कि बचपन में अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना ही मैं अपना परम कर्तव्य समझता था। बाद में गंभीरता से सोचने पर मैंने समझा कि अंग्रेजों को भगा देने से ही हमारे कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। एक नई समाज व्यवस्था कायम करने के लिए हिंदुस्तान में एक और क्रांति की जरूरत है। इस क्रांति को संपन्न करने के लिए समाज परिवर्तन के काम में लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि स्कूल, कॉलेज, घर, बाहर, रास्ते, मैदान, जहां कहीं भी अन्याय और भ्रष्टाचार देखो, वीर की भांति आगे बढ़कर उसका मुकाबला करो। अगर मैंने अपने इस मामूली जीवन में कोई ताकत हासिल की है तो वो सिर्फ इसी रास्ते की है। वो कहते हैं कि जुल्म होते देखकर भी जो व्यक्ति उसके खात्मे के लिए कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ अपनी इंसानियत का ही नहीं बल्कि सताए गए आदमी की इंसानियत का भी अपमान करता है। अन्याय, अत्याचार को दूर करने की कोशिश में जो व्यक्ति घायल होता है, जेल जाता है अथवा अपमानित होता है, वो उस त्याग और तिरस्कार के जरिए इंसानियत के गौरवशाली आसन को प्राप्त करता है। छात्रों, नौजवानों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि अध्ययन ही छात्र जीवन की तपस्या है। इस बात की दुहाई देकर बहुत से लोग छात्रों को देश सेवा के कार्य से अलग रखने की कोशिश किया करते हैं। अध्ययन कभी तपस्या नहीं हो सकता। अध्ययन का मतलब है कुछ किताबें पढ़ना, कुछ परीक्षाएं पास करना। इसके जरिए स्वर्ण पदक हासिल हो सकते हैं, शायद ऊंची नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन इंसानियत हासिल नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि इंसानियत अर्जित करने का एकमात्र जरिया है मनुष्य के विकास में आड़े आने वाली हर रुकावट को चकनाचूर करना। जहां कहीं भी जुल्म, अन्याय व भ्रष्टाचार देखो, निर्भीकता के साथ सिर उठाकर उसका विरोध करो, उसके खात्मे के लिए जी जान से जुट जाओ। सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद किस तरह के समाज का स्वप्न देख रहे थे, इस बारे में स्पष्ट शब्दों में, विस्तार से और व्यवस्थित रूप में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जैसा कि भगत सिंह ने क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसविदा व अपने अन्य तमाम दस्तावेजों में लिखा है। इसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस समाजवाद और तत्कालीन समाजवादी देश रूस को सम्मान और आशा भरी निगाहों से देखते थे। भारत में एक सही मार्क्सवादी पार्टी की जरूरत महसूस करते हुए दक्षिण पंथियों के विकल्प के तौर पर लेफ्ट कंसोलिडेशन की आवश्यकता पर बल देते थे। लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह वैज्ञानिक समाजवादी दर्शन, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को नहीं अपना सके और न ही क्रांति में मजदूर वर्ग के नेतृत्व की जरूरत को महसूस कर सके। वो आजीवन एक राष्ट्रवादी और आध्यात्मिक व्यक्ति रहे, लेकिन इन सब के बावजूद वो गांधी जी के नेतृत्व में मिलने वाली समझौते की आजादी से संतुष्ट नहीं थे। वो भी अंग्रेजों को बलपूर्वक खदेड़ कर गैर समझौतावादी तरीके से देश में एक आमूल चूल बदलाव लाना चाहते थे, जहां किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, शोषण और लूट ना हो। अफसोस, वो काम आज तक अधूरा है। क्या आज इस मौके पर जब हम और आप उन्हें याद कर रहे हैं तो उनके और उन जैसे तमाम शहीदों, क्रांतिकारियों के अधूरे कामों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले सकते हैं? देश के छात्र छात्राओं, युवाओं या आम नागरिकों में है उतनी हिम्मत जितनी सुभाष चंद्र बोस ने दिखाई थी अपनी ICS की नौकरी छोड़ते समय, या अन्य क्रांतिकारी भी जिस तरह तमाम व्यक्तिगत सुख दुख की परवाह न करते हुए अपने प्राणों तक के उत्सर्ग हो जाने के अंजाम को जानते हुए घर से निकल पड़े थे, समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण और गैर बराबरी को खत्म करने के लिए? क्या हम आज ऐसा कर सकते हैं? या शायद हम बमुश्किल उनकी जयंतियों, शहादत दिवसों या स्मृति दिवसों पर किसी तरह 1-2 घंटे का समय निकालकर रस्मी कार्यक्रमों से ही संतुष्ट हो लेंगे? ये आज हमें सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और क्रांतिकारी या इतिहास के नायक की कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमारे बारे में अधिक जानना चाहते हैं
तो हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। सहकार रेडियो के संचालन में अपनी आर्थिक सहभागिता भी सुनिश्चित करें, सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग भी करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में या हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।